नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आइए इस क्लास में बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी पर पैटर्न पर। आपका प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है और यह प्रैक्टिस सीरीज नंबर आपका 35 है। तो चलिए टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 940 1000, 916 1000, 920 1000, 982 1000। लिंगानुपात का मतलब सही होगा 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, यह होता है लिंगानुपात। तो जो आपके भारत में जनगणना 2011 में हुई थी, ठीक है, तो उसके अनुसार भारत में लिंगानुपात आपको बताना है। तो कितना है सभी को पता है कि जो आपका 940 है। ठीक है, 940, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। वैसे 943 है, लेकिन आपका जो 940 दिया गया है लगभग के ऑप्शन पर यह सही माना जाएगा। बाकी अगर 943 आता है तो बिल्कुल आपका 100 और श्योर एंड प्योर आंसर कहला जाएगा। दूसरा प्रश्न है केरल के निकटवर्ती राज्य है। एक प्रश्न जरूर आएगा, किसी स्टेट से निकटवर्ती राज्य पूछा जा सकता है। चाहे रीट एग्जाम में राजस्थान का पूछा जाए, एमपी टीटी में मध्य प्रदेश का, सी टेट में कहीं से पूछा जा सकता है, और यूपी टेट में उत्तर प्रदेश से संबंधित निकटवर्ती राज्य पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, सभी सारे आपके ऑल स्टेट के और सी टेट एग्जाम के लिए सारे एनसीईआरटी के पैटर्न के पर क्वेश्चन आते हैं। तो केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कर्नाटक तमिलनाडु हो जाएंगे। सभी कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से बताएंगे। तो सभी को पता है भारत का जो नक्शा है साथियों, उनसे 102 पर जरूर आता है। तो केरल के निकटवर्ती जो राज्य हैं हमारे, यानी इससे नज़दीकी जुड़े हुए राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ की यानी केरल भारत के एक प्रांत है, स्टेट है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की प्रमुख भाषा मलयालम है और पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य कौन है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। तो सभी जानते हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कहलाते हैं। और सभी को पता है तमिलनाडु की सीमा पर पांडुचेरी केंद्र शासित राज्य की सीमा भी लगा हुआ है। 4 नंबर प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सभी कमेंट करेंगे। सभी को पता है कथक किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। यह नृत्य भाव प्रधान होता है। कथक नृत्य भाव प्रधान होता है, जिसमें अभिनय नृत्य के द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इनमें से आपका कोई नहीं है। और भारत के विभिन्न नृत्य भी आपको बताऊंगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कथकली और केरल, मणिपुरी में क्या होता है? मणिपुर होता है। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली कहाँ का है? केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और भारतनाट्यम तमिलनाडु। 5वां प्रश्न है, क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे। तो क्षेत्र एरिया के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। देखिए दो नाम आते हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या पर आता है तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश, और अगर साथियों क्षेत्रफल के आधार पर आता है तो राजस्थान नंबर 1 कहलाता है। और राजस्थान का क्षेत्रफल 34/29 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर 4 सबसे बड़े राज्य हैं राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथे नंबर में उत्तर प्रदेश आता है। और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल नंबर 1 राज्य है। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज में, श्रावण शुक्ल तीज में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को या चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। तो गणगौर का त्यौहार सभी को पता है चैत्र शुक्ल तीज को यह मनाए जाने वाला त्यौहार कहलाता है। गणगौर की सवारी जयपुर और बीकानेर में धूमधाम से निकलती है। होलिका दहन के बाद गणगौर का त्यौहार आरंभ हो जाता है।
सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। सभी को पता है पश्चिम बंगाल जो है आपका जो दिया गया है, तो यह तो बिहार को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश भी करता है और झारखंड भी करता है, लेकिन मध्य प्रदेश आपका बिहार राज्य को स्पर्श नहीं करता है। सभी को पता उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। नेपाल देश को भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा बिहार राज्य को कभी भी स्पर्श नहीं की है, ना ही करेगी, ना ही करती है। आठवां प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र ने जिनका सपना है शिक्षक बनना, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दिया होगा। साथियों, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? वारली, माढ़ना, मधुबनी या अल्पना? सभी कमेंट करेंगे। तो मिथिला लोक चित्रकला का जो लोकप्रिय नाम है वह सभी को पता है, मधुबनी की बात करेंगे। यह चित्रकला नेपाल के मिथिला क्षेत्र में तथा भारत के बिहार राज्य या बिहार स्टेट में प्रचलित शैली मानी जाती है। नवा प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382, 324, 421, 518 थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या जो घनत्व है 382 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर आपके यहाँ पे प्रति किलोमीटर के क्षेत्र में रही है, और यह जनसंख्या घनत्व की संज्ञा दी जाती है। 2011 जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व 382 थी। 10वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर कमेंट करें, फीडबैक करेंगे। तो भारत का ऐसा राज्य जो सबसे लंबी तटीय रेखा की बात करते हैं, एक ही नाम आता है जो आता है, हम बात करेंगे गुजरात स्टेट की बात करेंगे, सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। कुल तटीय सीमा साथियों 1575.5 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। इस प्रकार भारत को कुल सीमा आपके 2,22,716.5 किलोमीटर है। भारत के सर्वाधिक तटीय रेखा वाले राज्य गुजरात, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, 4 महत्वपूर्ण राज्य। तो सबसे नंबर गुजरात है, दूसरा नंबर पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश है, तीसरा नंबर पूछा जाएगा तमिलनाडु है, और चौथे में आपका केरल का स्थान आता है। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है, मणिपुर में, असम में, सिक्किम में। सभी कमेंट करेंगे। तो सभी को पता है चांगपा जनजाति दोस्तों लद्दाख में पाई जाती है। भारत की प्रमुख जनजातियां हैं चांगपा लद्दाख में, गद्दी हिमाचल प्रदेश, बरकवाल जम्मू कश्मीर, थारू उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की, खरवार उत्तर प्रदेश की, जौनसारी उत्तराखंड की, भोटिया उत्तराखंड की, और गोंड छत्तीसगढ़ की, कोरवा छत्तीसगढ़ झारखंड की, सहरिया मध्य प्रदेश की, मीणा राजस्थान की, भील राजस्थान की, गुजरात मध्य प्रदेश। ये जो भील जनजाति है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों की कहलाती है। अगला प्रश्न साथियों देखेंगे, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो सभी को पता है बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की सबसे लंबी मानी जाती है, जो लगभग आपके 4,096.7 किलोमीटर। इसके बाद चीन की आती है 3,488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान 3,323, नेपाल 1,751 किलोमीटर, म्यांमार 1,643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो भारत के किस राज्य का समुद्री जो है सबसे लंबा समुद्री किनारा अगर दिया गया है तो सभी को पता है, हम बात करेंगे गुजरात स्टेट की बात करेंगे, गुजरात राज्य की बात करेंगे। भारत के 9 राज्य जो हैं समुद्री तट सीमा से लगे हुए हैं। पहला स्थान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। इनमें से सर्वाधिक लंबा समुद्री किनारा गुजरात है। सभी को पता है कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है,
भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, मैग्नेट रेखा, रेडक्लिफ रेखा या सर क्रीक रेखा कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह रेखा 17 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आई थी। इस रेखा का नाम सीरियल रेडक्लिफ के नाम पर पड़ा है, क्योंकि भारत पाक की विभाजन रेखा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ही सौंपी थी। और मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा का नाम है। तो भारत चीन सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। और मैगीनाट रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांस द्वारा जर्मनी सीमा पर कंक्रीट किलेबंदी का नाम क्या है? मैगीनाट रेखा। 15वां प्रश्न है, पेडागोजी के प्रश्न शिक्षण शास्त्र के प्रश्न लिए गए हैं कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय को से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकारी, उसे सही मार्गदर्शन देना या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। राइट ऑप्शन क्या होगा? राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है। राकेश एक विद्यार्थी है जो कक्षा 5 का है। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप शिक्षक बनेंगे, तो आपके द्वारा जो ये दिया गया कार्य था वह राकेश ने समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तो एक आप उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय होगा उपयुक्त कि उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। 16वां प्रश्न दिया गया है कि कक्षा 3 का एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहला है दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों को। बड़ी पत्तियों और छोटी पत्तियों में शिक्षक ने समूह को सही माना और बी को गलत माना। ए को सही माना है, शिक्षक ने जांचा, ए को सही माना और बी को गलत माना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंब करता है? वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप पंक्तियों में सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। और आपको पता है इस प्रकार से बड़े बड़े जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर होगा कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात जानने को मिला। वर्गीकृत की बात करेंगे, ठीक है। जो वर्गीकरण का काम है विशिष्ट एवं स्त्रीकृत होता है। 17वां प्रश्न है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है। निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं हो सकती है? ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, ये एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि जो है विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? निरीक्षण विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों विशेषताएं कहला जाएंगी। अब बात करेंगे साथियों, 5 विशेषताएं आपको दी गई स्क्रीन पर, आप लोग नोट कर सकते हैं। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, 18वां प्रश्न। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को चुनना है और अपना करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शनों में को हम चुन लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप निर्माण करते हुए निम्नलिखित विचारों को किसका ध्यान रखेंगे? तो बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना होगा, लड़के लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे ऐसा करना होगा, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, मूल्यवान सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों होना चाहिए। तो ए बी डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात हम सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं।
19वां प्रश्न कह रहा है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका है, अध्यापिका हैं, जो अपने शिक्षार्थियों से कहती हैं कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये प्रश्न जो है पूछे जाने पर किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? प्रयोग की, चर्चा की, प्रश्न पूछना या अभिव्यक्ति की। तो सभी को पता है जो प्रयोग दिया गया इसका नहीं होगा, चर्चा, प्रश्न पूछना और अभिव्यक्ति ये तीनों होगा, क्योंकि आपका प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधे के बारे में पूछेंगे तो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा, अभिव्यक्ति, प्रश्न पूछने के कौशल के आकलन की संभावना है। किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया है वे अब दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए प्रयोग की संभावना नहीं बनती है। अगला प्रश्न है, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहज अनुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक होगा वह आपको बताना है। कि घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं है, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। तो जो नीचे दिए गए पौधों के बारे में बच्चों कुछ सहज अनुभूत विचार हैं, इन विचारों में से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है तो हमारा बी ऑप्शन है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ सब्जियां फलों होती हैं। कुछ फलों को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे वनस्पति फलों में कूसमांड, स्क्वैश, कद्दू, खीरा, टमाटर, मटर, सेम, बैगन आदि। फल एक परिपक्व एक अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर एक या अधिक बीजांड होते हैं। तो साथियों ये रहे आपके कुछ इन्वायरमेंट के ईवीएस पर्यावरण के एनसीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चन, और 5-6 प्रश्न हमने यहाँ पे ईवीएस पेडागोजी, पर्यावरण पेडागोजी के शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को भी कंबाइन किया, क्योंकि हमारी तैयारी 30 में से 25 प्लस की हो रही है, और ये तैयारी है टोटल तैयारी हमारी साथियों 125 प्लस की चल रही है आउट ऑफ 150 में से। तो साथियों ये आपका फीडबैक कैसा रहा आपकी प्रैक्टिस सीरीज में, टॉप 20 में से आपका फीडबैक क्या है नीचे कमेंट करें। 12 है, 15 एवं आपने कितना स्कोर प्राप्त किया सभी कमेंट करें, फीडबैक करें, तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।